लर्निंग। अधिगम क्या है? अधिगम के विभिन्न प्रकार और प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं और अधिगम के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं और अधिगम को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। अधिगम के नियमों की जानकारी की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है। इस चैप्टर में जो है इसमें कंटेंट डाला गया है कि प्रस्तावना अधिगम का क्षेत्र क्या है, इसका स्वरूप क्या है, अधिगम के प्रतिमान कौन कौन से हैं, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत या फिर साधनात्मक अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, अधिगम को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं, अधिगम सिद्धांत की क्या उपयोगिता है और इसमें महत्वपूर्ण टर्म है, इनके बारे में देखेंगे। तो इसमें बता रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जब उसका जन्म होता है वो केवल लिमिटेड संख्या में वो अनुक्रियाएं रेस्पॉन्स करने की क्षमता रखता है, लेकिन जैसे जैसे शिशु का विकास होता है वो जो है वो अनेक अनुक्रियाएं रेस्पॉन्स से जो है वो करने लगता है। वह अपने निकट के व्यक्तियों जैसे माता पिता, दादा दादी इत्यादि वस्तुएं जैसे पानी, दूध आदि को पहचानना सीख लेता है। थोड़ा और जब उसमें विकास होता है तो वो दूसरे व्यक्तियों को देखकर उनकी नकल करके अनेक क्रियाओं को करता है। वो अक्षरों को पहचानना, शब्दों और वाक्यों को बनाना, उन्हें लिखना सीखता है। घटनाओं, वस्तुओं की विशेषताओं को सीखकर वो उनका वर्गीकरण करना सीखता है। इसके अतिरिक्त पेशीय कौशल जैसे साइकिल, कार चलाना, सामाजिक कौशल जैसे दूसरों से वार्तालाप करना, प्रभावशाली तरीके से अंतःक्रिया करना, इनको भी सीखता है। अपने जीवन की विविध परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए वो व्यवहार जो है उसको सीखता है, जिससे उसका जीवन जो है वो सुखमय और खुशहाल बन सके। ये जो चैप्टर है इसमें हम अधिगम लर्निंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में अधिगम के अर्थ को स्पष्ट किया गया है, अधिगम कैसे करते हैं, अधिगम की मात्रा और गति को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं, और अंत में अधिगम प्रक्रियाओं के ज्ञान का जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यक्ति को सुखमय बनाने में उपयोगिता जो है उसको समझाया गया है। अधिगम का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लर्निंग। सीखना व्यक्ति के व्यवहार की एक प्रमुख प्रक्रिया है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन है जो अनुभव अथवा अभ्यास के कारण होता है। व्यक्ति में जो है वो अधिगम जो है वो एक स्टेबल चेंजेज होते हैं, व्यक्ति के अंदर स्थायी चेंजेज होते हैं जो किसके कारण होते हैं। ये स्थायी चेंज अनुभव जैसे जैसे उसको अनुभव होता जाता है और उसको अभ्यास जैसे जैसे वो अभ्यास करता है वैसे वैसे जो है व्यक्ति को जो है वो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती है। जो अभ्यास का नियम है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, E.L. थॉर्नडाइक जो है वो US के साइंटिस्ट थे, साइकियाट्रिस्ट थे और मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने 3 मेन नियम दिए थे। जो एक तो तत्परता का नियम दिया था, रेडीनेस का नियम था, एक दूसरा प्रभाव का नियम था, दूसरा अभ्यास का नियम था, और 5 गुण नियम दिए थे उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा था कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं वो अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होते हैं। ये जो अधिगम की प्रक्रिया है उनमें कहा था कि सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास अथवा अनुभव के कारण होते हैं। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है और ये इंगित करता है कि अधिगम में व्यवहार परिवर्तन लंबे समय तक रहता है। थकान, दवा, बीमारी आदि के कारण होने वाले परिवर्तन सीखना नहीं है। थकान होने पर एक बालक बैठ जाता है तो इस व्यवहार परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे। अगर आपको जो है जैसे थकान हो गई या फिर आपको बीमारी हो गई तो हम इसको ये परिवर्तन हो रही हैं तो हम इसको सीखना नहीं कहेंगे। ये जो है वो सीखने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। सीखना जो है वो सीखने में व्यवहार में परिवर्तन तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, क्योंकि आप थकते हो तो आप एक जो है वो स्थायी रूप से आप थकते नहीं हो, बीमारी है वो परमानेंट नहीं है, तो इसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकते हैं।
जैसे नक्शे का अध्ययन कर एक व्यक्ति अपने मित्र के घर का रास्ता नक्शे से सीख लेता है, यद्यपि वह वहाँ वास्तविकता में नहीं जाता है। तो परिवर्तन व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। यहाँ हम ये जो है इस प्रक्रिया को हम सीखना कहेंगे, क्योंकि बालक ने मित्र के घर का रास्ता सीख लिया है। तो ये जो परिवर्तन है वो व्यवहार की क्षमता तथा बाह्य व्यवहार दोनों में हो सकते हैं। व्यवहार में जो परिवर्तन होंगे वो अनुभव अथवा अभ्यास के कारण होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक बालक किसी गर्म स्टोव को छूता है और उसका हाथ जो है वो जल जाता है। इस अनुभव के बाद बालक पुनः उस स्टोव को छूता नहीं है। इस व्यवहार को हम अधिगम कहेंगे। इस प्रकार बार बार प्रयास करने पर बालक पंखा कहने पर पंखे की ओर इशारा करना सीखता है। नृत्य करना, साइकिल चलाना, किसी कविता को बार बार दोहराना अभ्यास द्वारा सीखने का उदाहरण है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव या अभ्यास के बिना होता है, अनुभव और अभ्यास ये इसके की पॉइंट हैं। अधिगम तभी होगा जब वहाँ पे अनुभव और अभ्यास होगा। अगर ये दोनों प्रक्रियाएं इनमें से एक भी नहीं हो रही है तो उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। वृद्धि, परिपक्वता, मादक पदार्थ या थकान से होने वाला व्यवहार परिवर्तन जो है वो सीखना नहीं कहलाता है। आप में ग्रोथ हो रही है फिर आप में मैच्योरिटी आई है, या फिर आप जो है वो कोई ड्रग्स ले रही हैं, या फिर आपको थकान हो रही है, तो हम उसको व्यवहार परिवर्तन जो है उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और यह है निष्पादन से भिन्न है। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं ये परफॉर्मेंस से भिन्न है। निष्पादन व्यक्ति का बाहरी व्यवहार या क्रिया है। निष्पादन तो वही होता है कि आप जो है भारी व्यवहार या क्रिया बता सकते हो। जैसे आप एक कविता को बार बार दोहरा कर सीखते हैं, ये अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं। कविता का यह सुनाना जो है वो निष्पादन कहलाएगा, जिसके आधार पे अध्यापक ये गैस करता है कि आपने वो कविता जो है वो सीख ली है। तो निष्पादन परफॉर्मेंस जो है वो एक बाहरी प्रक्रिया है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। लेकिन जो अधिगम है वो एक अनुमानित प्रक्रिया है। ये जो है निष्पादन से भिन्न है। अधिगम के प्रतिमान जो है पैराडिगम ऑफ लर्निंग। अधिगम अनेक प्रकार का होता है। मनोवैज्ञानिक कुछ विधियों को सरल अनुक्रियाओं के अर्जन में उपयोग लेते हैं, तो अन्य विधियों को जटिल अनुक्रियाएं सीखने के काम में लेते हैं। सबसे सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है, अनुबंधन कंडीशनिंग कहलाता है। मनोविज्ञान में दो प्रकार के अनुबंधन दिए गए हैं। एक तो प्राचीन अनुबंधन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। एक दूसरी जो है वो साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल या क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इसके साथ ही प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग, संज्ञानात्मक अधिगम तथा शाब्दिक या वाचिक वर्बल लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग तथा कौशल अधिगम, स्किल लर्निंग भी इन्होंने बताए हैं। प्राचीन अनुबंधन जो है क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, इस प्रकार का सीखना। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में इवान पी पावलान ने प्रस्तावित किया था। पावलान जो थे वो एक शरीर वैज्ञानिक फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने पाचन क्रिया के अध्ययन के दौरान पाया कि कुत्ते उन तस्त्रियों को जिनमें उन्हें भोजन दिया जाता था उसको देखने पर भी लार स्रावित कर देते हैं। इसी के आधार पर पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किए और प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी। क्लासिकल कंडीशनिंग के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलस को स्वाभाविक उद्दीपक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ युग्मित कर प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ प्रयासों के पश्चात ही प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करेगा जो वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। न्यूट्रल होता है एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल के साथ देते हैं तो वो न्यूट्रल देंगे तो वो नेचुरल की तरह ही व्यवहार करेगा। इन्होंने क्या किया, पावलान ने जो है अनुबंधन के लिए कुत्ता जो है इन्होंने क्या किया कि पावलान ने अपने प्रयोग में एक कुत्ते लिए, कुत्ते को जो है बॉक्स में बांध कर रखा और
उसे कुछ समय के लिए उसमें छोड़ दिया। साथ ही कुत्ते के लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्राव को एक ट्यूब के द्वारा एक मापनी ग्लास में लेने के लिए आवश्यक उपाय किए। अब कुत्ते को उसमें जो है वो उसमें क्या किया, कुत्ते को भूखा रखा और घंटी की आवाज की तुरंत बाद ही उसे भोजन दिया। कुत्ते को घंटी एक तटस्थ उद्दीपक है, क्योंकि इसके प्रति जो है कुत्ते का लार स्रावित करना स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है, किंतु भोजन जो है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके प्रति कुत्ता लार स्रावित करता है। अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार घंटी की आवाज के बाद भोजन प्रस्तुत किया गया। कुछ ऐसे प्रयासों के बाद परीक्षण प्रयास में केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, तो ये पाया गया कि कुत्ते ने घंटी की आवाज पर भी इस आशा में कि भोजन आएगा उसी तरह लार स्रावित की जिस प्रकार वह भोजन प्रस्तुत करने पर करता था। घंटी तथा भोजन के मध्य का यह साचर्य अनुबंधन कहलाता है। प्राचीन अनुबंधन के कुछ प्रमुख संप्रत्यय कॉन्सेप्ट हैं। अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक क्या है? अनस्टिमुलेटेड जो है वो इसमें बता रखा है। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन एक अनुबंधित उद्दीपक है, क्योंकि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके लिए कुत्ता लार स्रावित करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक बिना सीखा हुआ या फिर स्वाभाविक उद्दीपक होता है जिसके लिए प्रतिवर्ती अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। इसमें ये बताया गया है कि अनुबंधित अनुक्रिया क्या होगी। अनस्टिमुलेटेड जो रेस्पॉन्स है, तो इसमें लार भोजन के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया है। अतः पावलोव के प्रयोग में यह अनुबंधित अनुक्रिया है। अनुबंधित उद्दीपक के प्रति होने वाली प्रतिवर्ती क्रिया अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। अनुबंधित उद्दीपक क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? इसमें क्या है कि जब एक तटस्थ उद्दीपक जो है वो ये न्यूट्रल स्टिमुलस को किसी अनुबंधित उद्दीपक के साथ बार बार युग्मित करते हैं तो समान प्रकार की प्रतिक्रिया अनुक्रिया उत्पन्न करने का कारण बनता है। तो इसे तटस्थ उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अनुबंधित का मतलब होता है सीखा हुआ। पावलोव के प्रयोग में घंटी जो कि एक तटस्थ उद्दीपक है, घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित होना स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं है। इसको बार बार भोजन के साथ देने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ होने पर ही लार स्रावित करने लगता है, जैसे वह भोजन देने पे करता था। इस तरह घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण होगा। अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण होगा। अनुबंधित उद्दीपक का उदाहरण जो है भोजन है। अनुबंधित अनुक्रिया क्या होगी? इसमें कंडीशनड रेस्पॉन्स क्या होगा कि अनुबंधित उद्दीपक के प्रति सीखी गई प्रतिवर्ती अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। पावलोव का जो प्रयोग था उसमें घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रिया लार जो है वो अनुबंधित अनुक्रिया का उदाहरण होगी। दैनिक जीवन में हम अनेक प्राचीन अनुबंधन की अनेक घटनाएं देखते हैं। एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसका टायर जो है वो तेज आवाज़ के साथ फट जाता है तो बच्चा डर जाता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ बार पुनः होता है तो बच्चा जो है वो साइकिल को देखते ही डरने लगता है। इसी तरह हॉस्टल में अथवा विद्यालय में खाने की घंटी की आवाज़ सुनने पर ऐसी आशा होने लगती है कि अब भोजन आने वाला है और मुख में लार बनने लगती है। इन उदाहरणों में साइकिल तथा घंटी अनुबंधित उद्दीपक हैं जिनके साथ क्रमशः डरना और लार स्रावित होना अनुबंधित अनुक्रिया साचर्य स्थापित होने के कारण होता है। इसी तरह बालक को यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखते ही भय की अनुक्रिया करता है। इस प्रकार के अधिकांश अतार्किक भय प्राचीन अनुबंधन के कारण होते हैं।
इसमें ये बता रखा है, ये जो है हमने पढ़ा वही बता रखा है कि अनुबंधन के पूर्व जो है भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है, वहीं लार स्त्रावित होगी, वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। घंटी की जो ध्वनि है वो घंटे की जो ध्वनि है वो एक तटस्थ उद्दीपक होगी। चौंकना जो है लार की अनुक्रिया नहीं होगी। घंटी की ध्वनि प्लस भोजन जो है वो तटस्थ उद्दीपक होगी। भोजन जो है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक होगा। लार का स्रावण जो है स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी की ध्वनि जो है अनुबंधित उद्दीपक है और लार का स्रावण होना अनुबंधित अनुक्रिया है। फिर जो है इसमें बता रखा है कि प्राचीन अनुबंधन जो है उसके निर्धारक कौन कौन से हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशन, प्राचीन अनुबंधन में कितनी मजबूती व शीघ्रता से अनुक्रिया प्राप्त होती है, यह अनेक फैक्टर पर डिपेंड करता है। अनुबंधित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार से हैं। अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के बीच का अंतराल। प्राचीन अनुबंधन अनुबंधित तथा अनअनुबंधित की शुरुआत के बीच के समय से ही प्रभावित होता है। प्राचीन अनुबंधन की इस आधार पर निम्नलिखित 4 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली जो है सहकालिक अनुबंधन। इस साइमुल्टेनियस कंडीशनिंग में अनुबंधित तथा अनअनुबंधित उद्दीपक जो है वो एक साथ दिए जाते हैं। ये वाली होती है, ये वाली साइमुल्टेनियस होती है। डिलेड कंडीशनिंग में अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है और तब अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। अवशेष अनुबंधन ट्रेस कंडीशनिंग में अनुबंधित अनुक्रिया का आरंभ तथा अंत हो जाता है, तब अनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है, किंतु इन दोनों उद्दीपकों के बीच कुछ समय का अंतराल होता है। डिलेड में तो क्या होता है, अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है तब अनअनुबंधित उद्दीपक देंगे। और जो साइमल्टेनियस है उसमें क्या ये इसमें साथ साथ दिए जाएंगे। डिलेड में पहले वो दिया जाएगा और ट्रेस में क्या होगा, अनुबंधित अनुक्रिया का आरंभ और अंत हो जाता है, तब जो है वो अनअनुबंधित उद्दीपक दिया जाता है। इनके बीच में कुछ समय अंतराल होता है। मतलब ट्रेस में तो क्या होगा कि कुछ समय अंतराल होगा और इन दोनों में एक में साइमल्टेनियस में साथ साथ दिए जाएंगे। डिलेड में जो है वो पहले अनुबंधित का प्रारंभ हो जाएगा, फिर अनअनुबंधित उद्दीपक जो है वो दे देंगे। बैकवर्ड में क्या होगा, बैकवर्ड में ये होगा कि अनअनुबंधित, बैकवर्ड मतलब पीछे आना, तो अनअनुबंधित उद्दीपक को पहले दिया जाएगा और उसके बाद में अनुबंधित उद्दीपक को दिया जाएगा। हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके आधार पे ये पाया गया है कि अनुबंधित उद्दीपक तथा अनअनुबंधित उद्दीपकों के मध्य समय का अंतराल यदि कुछ सेकंड का होता है तो वो प्राचीन अनुबंधन बहुत मजबूत एवं शीघ्र होता है। यह अंतर अधिक होने पर अनुबंधन में बहुत समय लगता है। विलंबित अनुबंधन अनुबंधित अनुक्रिया प्राप्त करने की प्रभावशाली विधि है। डिलेड जो है, डिलेड हमने पढ़ा है, और डिलेड में क्या है कि अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है तब अनअनुबंधित उद्दीपक दे दिया जाता है, तो ये प्रभावशाली प्रक्रिया है। और सहकालिक इसमें साथ साथ दिए जाएंगे और अवशेष ट्रेस से भी अनुबंधन क्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन जो बैकवर्ड है अनुबंधन प्रक्रिया में अनुक्रिया प्राप्त होने की संभावना न्यून होती है। तो इसमें जो है प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक जो हैं वो इनके बीच का समय अंतराल होता है और समय अंतराल के आधार पे हम इनको 4 प्रोसेस में बांटते हैं। इनके बीच का समय अंतराल के आधार पे ये इसके निर्धारक हैं। फिर जो है इसमें क्या है कि इसमें ये बता रखा है कि जो प्राचीन अनुबंधन है उसमें कंडीशन स्टिमुलस सदैव अनकंडीशनड के पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार एवं तीव्रता, उनका प्रकार क्या है, जो
अनुबंधित है। कंडीशनड स्टिमुलाई का जो प्रकार है उसकी तीव्रता क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रयुक्त अनुबंधित उद्दीपक यदि एकदम भिन्न होता है, जैसे लेबोरेटरी में घंटी सामान्यतः नहीं होती, तो अनुबंधन जो था वो शीघ्र होता। अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता भी अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधित उद्दीपक जितना अधिक तीव्र होगा, अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन की गति भी उतनी ही अधिक होगी, अर्थात कम प्रयासों में ही अनुबंधन की जो प्रक्रिया है वो स्थायी हो जाएगी। अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार क्या हैं? तो अनुबंधित उद्दीपकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई। इसमें क्या है कि प्राचीन अनुबंधन के अध्ययनों में दो प्रकार के अनुबंधित उद्दीपकों का उपयोग किया गया है। एक तो प्रवर्त्यात्मक पेप्टेटिव और दूसरा विमुखी एवर्सिव। प्रवर्त्यात्मक अधिगम उद्दीपक से उत्पन्न प्रक्रियाएं संतोष तथा प्रसन्नताएं देती हैं और स्वतः सुगम्य अनुक्रिया उत्पन्न करती हैं, जैसे भोजन, पीना, दुलारना इत्यादि। विमुखी उद्दीपक जैसे शोर, पीड़ादायी सुई, आघात, कड़वा स्वाद इत्यादि दुखदायी और क्षतिकारक होते हैं और परिहार तथा पलायन की अनुक्रिया उत्पन्न करते हैं। एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया कि विमुखी प्राचीन अनुबंधन 2-3 प्रयासों में ही स्थापित हो जाता है, किंतु प्रवर्त्यात्मक प्राचीन अनुबंधित अनुक्रिया के अर्जन में ज़्यादा समय लगता है। अनुबंधित उद्दीपक की तीव्रता में भी अनुबंधन को प्रभावित करती है। अनुबंधन को समझाने और उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए विद्यार्थियों से ये पूछा जाता है कि विद्यार्थियों आपको किस चीज़ का भय है, वे किस प्रकार विकसित हुए हैं, उनमें कौन से भय को प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। क्रिया प्रस्तुत या फिर नैमित्तिक अनुबंधन, ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। सभी प्राणी दो प्रकार का व्यवहार करते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। यदि आंधी के कारण आंखें बंद हो जाती हैं, खुलती हैं, तो वह प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार है। लेकिन आंख में कुछ गिर गया तो हम आंख को बंद कर लेते हैं और हम आँख जो है उसको खोलते हैं, तो वो जो है वो ऐच्छिक क्रिया जो है उसका एग्जाम्पल होगा। प्राचीन अनुबंधन एक प्रकार का अधिगम है जो प्रतिवर्ती तथा अनैच्छिक व्यवहार के अधिगम को बताता है। नैमित्तिक या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार के अनुबंधन को स्पष्ट करता है। ऐच्छिक अनुक्रियाएं प्राणी द्वारा अपने वातावरण में सक्रिय होने पे होती हैं, ऐच्छिक रूप से प्रकट होती हैं और प्राणी के नियंत्रण में रहती हैं। स्किनर जो है उन्होंने इसे क्रिया प्रस्तुत कहा है और क्रिया प्रस्तुत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया। इसमें जो प्रयोग किया है वो थॉर्नडाइक ने किया है। थॉर्नडाइक ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं को समझाने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने एक भूखी बिल्ली है उसको पिंजरे में बंद किया, जिसमें एक लीवर दबाकर बिल्ली बाहर आकर पिंजरे के बाहर रखे भोजन को पानी पा सकती है। थॉर्नडाइक ने ये देखा कि बिल्ली ने बाहर निकलने के प्रयास में अनेक अनुक्रियाएं की, पिंजरे में इधर उधर घूमी, अपने पंजे से इधर उधर खरोंचा, धक्का दिया इत्यादि जो है उसने किया। और अंत में क्या हुआ कि संयोगवश क्या होता है कि बिल्ली से लीवर दब जाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली ने बाहर आके भोजन खा लिया था। इसमें लीवर एक उद्दीपक है और लीवर दबाना अनुक्रिया है और परिणाम पिंजरे से बाहर निकलना है और भोजन प्राप्त करना है। ये जो है संतोषजनक हो गया। बिल्ली ने लीवर दबाने तथा बाहर निकलने के मध्य संबंध को अभी नहीं सीखा, किंतु इसी तरह के कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली ने लीवर को दबाने और दरवाज़ा खुलने के मध्य साहचर्य को सीख लिया। बिल्ली को अब पिंजरे में रखते ही वह लीवर दबाकर बाहर आने लगी। ये जो नियम है उन्होंने कहा कि अनेक रिसर्च के बाद में उन्होंने बताया कि थॉर्नडाइक ने इसे प्रभाव का नियम नाम दिया है और इसके अनुसार यदि एक रिस्पॉन्स अनुक्रिया के परिणाम
संतोषजनक होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, और यदि असंतोष परिणाम हुए तो अनुक्रिया की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति नहीं होगी। और थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग से ऐच्छिक व्यवहार का अध्ययन शुरू हुआ, किंतु इस क्षेत्र जो है इसमें बीएफ स्किनर जो है उन्होंने जो है उनका अनुसंधान तथा कार्य महत्वपूर्ण रहे, और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अध्ययन जो है वो चूहे और कबूतर पर किए। उन्होंने ये बताया कि प्रयोग हेतु स्किनर ने चूहे को पिंजरे में रखा। पिंजरे में दीवार पर एक लीवर लगा था जिसका संबंध एक भोजन पात्र से था। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र से निश्चित मात्रा में भोजन लीवर के नीचे रखी प्लेट में गिर जाता था। भूखे चूहे को पिंजरे में रखने पर वह भूख से परेशान होकर इधर उधर घूमने लगा और पंजों से दीवारों को खरोचने लगा। अन्वेषी व्यवहार है। इन्हीं प्रयासों में चूहे से संयोगवश जो है वो लीवर दब जाता है, जिससे भोजन जो है प्लेट में आ जाता है और चूहा जो है उसने भोजन कर लिया। कुछ समय बाद पुनः यही अन्वेषी व्यवहार पुनः आरंभ हुआ। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय घटता गया। कुछ प्रयासों के बाद चूहे ने लीवर दबाने की अनुक्रिया की और उस भोजन प्राप्त करने के मध्य साहचर्य जो है उसको प्राप्त कर लिया। इसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया। अब चूहा स्किनर बॉक्स में रखते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। यहाँ लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति सुखद है। इस तरह क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखना अनुक्रिया के परिणामों पर आधारित है। ये पिंजड़े में बंद है चूहा। इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अधिगम या फिर अनुबंधन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्ति का एक निमित्त या साधन है। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बच्चे रेडियो, टीवी, मोबाइल, कैमरा इत्यादि को नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर चलाना सीखते हैं। बच्चे उन व्यक्तियों से विनम्रता पूर्वक बात करते हैं जिनसे वे कुछ पाना चाहते हैं। चॉकलेट रखने के स्थान को खोजकर चॉकलेट खा लेते हैं। इस तरह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राणी नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य जो हैं उनको सीखता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अनुक्रिया या व्यवहार परिणाम पर आधारित होती है, और ऐसे परिणाम को पुनर्बलन रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट एक ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। एक ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। रेनफोर्समेंट की विशेषताएं अनुक्रिया की दिशा तथा मजबूती को प्रभावित करती हैं। रेनफोर्समेंट के प्रकार, संख्या, अनुसूची, गुणवत्ता इत्यादि विशेषताएं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को निर्धारित करती हैं। अनुक्रिया के घटित होने व पुनर्बलन के मध्य अंतराल अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया का स्वरूप भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। पुनर्बलन के प्रकार जो है टाइप ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो कोई भी उद्दीपक या घटना जो व्यवहार को पुनर्बलित करने के लिए उपयोग में की जाती है वो समान नहीं होती है। ये पुनर्बलन प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। ये जो है धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। प्राथमिक पुनर्बलक जो है प्राइमरी रेनफोर्समेंट जो है जैविक रूप से महत्वपूर्ण होता है, जैसे भोजन, पानी इत्यादि। सेकेंडरी रेनफोर्सर क्या होता है? वह पुनर्बलक है जिसने प्राणी के अनुभव के कारण पुनर्बलक की विशेषताएं प्राप्त कर ली हैं। धन, प्रशंसा, ये जो है द्वितीय पुनर्बलक के उदाहरण है। पुनर्बलकों के उपयोग से वांछित अनुक्रियाएं प्राप्त हो सकती हैं। धनात्मक पुनर्बलक वे उद्दीपक होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है और जो अनुक्रिया को दृढ़ करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। भोजन, पैसा,
प्रशंसा ये जो है वो धनात्मक है, पुनर्बलक है, और ऋणात्मक पुनर्बलक अप्रिय, दुखद तथा पीड़ादायी होते हैं। ये पुनर्बलक प्राणी को पलायन तथा परिहार के लिए समय पर गृह परिहार जो है एस्केप एंड अवॉइडेंस की अनुक्रिया सिखाते हैं। डांट से बचने के लिए समय पर गृह कार्य करना, ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, कार्यालय में जुर्माने से बचने के लिए समय पे पहुंचना, ये जो है ऋणात्मक पुनर्बलक के उदाहरण है। ऋणात्मक पुनर्बलन दंड से भिन्न है। ऋणात्मक पुनर्बलन में अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप दुखद उद्दीपक जो है वो हटता है, और जब वो हटता है तो प्राणी की अनुक्रिया जो है वो दृढ़ होती है। प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो है, इसमें डिफरेंसेस क्या है? तो प्राचीन अनुबंधन में अनुक्रियाएं जो हैं वो अनिश्चित तथा प्रतिवर्ती होती हैं। वहीं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो है उसमें अनुक्रियाएं ऐच्छिक होती हैं। प्राचीन अनुबंधन में पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। साहचर्य निर्माण में इसमें परिणाम महत्वपूर्ण होता है। अनुबंधित उद्दीपक का प्रस्तुतिकरण प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होता है। वहीं पुनर्बलन का मिलना या न मिलना जो है वो प्राणी के नियंत्रण में होता है। इसमें प्राणी जो है वो निष्क्रिय होता है, इसमें प्राणी सक्रिय होता है। अनुबंधित उद्दीपक के बाद अनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा होती है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। लक्ष्य एक उद्दीपक के प्रति नई अनुक्रिया उत्पन्न करना जो सामान्यतः नहीं होती है, और इसका लक्ष्य ये होता है कि किसी पूर्व उपलब्ध अनुक्रिया की दर जो है उसको बढ़ाना है। दंड जो है, दंड के उपयोग से अनुक्रिया की जो संभावना है वो कम होती है। दंड जो है वो अनुक्रिया को दबाता है, जबकि पुनर्बलन अनुक्रिया की संभावना जो है उसको बढ़ाता है। जैसे अपशब्द बोलने पर बालक की पिटाई करना, कक्षा में शोर करने पर विद्यार्थी को बेंच पे खड़ा करना, ये दंड के एग्जाम्पल हैं। इन्हीं उदाहरणों में दंड से क्रमशः अपशब्द बोलने तथा शोर करने की अनुक्रिया कम होने की संभावना होगी। ये हम कह सकते हैं कि दंड से कोई भी अनुक्रिया स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती। दंड यदि हल्का और विलंबित हो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो है वो कठोर होगा तो अवांछित व्यवहार के दमन का प्रभाव भी अधिक होगा, किंतु यह प्रभाव लंबे समय तक नहीं होता है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कुछ बालकों को अपशब्द बोलने पे दंड मिलता है। यदि यह दंड कम है तो बालक के व्यवहार में अंतर नहीं होगा, परंतु यह दंड ज़्यादा है तो कुछ समय बाद कभी कभी पुनः वह इसी व्यवहार को करता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार कभी कभी दंड चाहे जितना भी कठोर क्यों न हो, इसका अनुक्रिया के दमन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके विपरीत दंड देने वाले व्यक्ति के लिए नकारात्मक भाव, घृणा या क्रोध के जो भाव हैं वो विकसित हो जाते हैं। पुनर्बलन की संख्या, गुणवत्ता तथा मात्रा, नंबर, क्वालिटी एंड अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन की संख्या तथा गुणवत्ता बढ़ने से क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की गति व दृढ़ता में भी वृद्धि होती है। पुनर्बलन की संख्या से तात्पर्य प्रयासों की संख्या से है जिसमें प्राणी को पुनर्बलन प्राप्त हुआ हो। पुनर्बलन की गुणवत्ता से आशय प्राणी का पुनर्बलन के प्रति आकर्षण से है। मिठाई की तुलना में रोटी या ब्रेड जो है वो कम गुणवत्ता का पुनर्बलन है। पुनर्बलन की मात्रा से अर्थ पुनर्बलित करने वाले उद्दीपक जैसे भोजन या पानी या डांट, जुर्माना इत्यादि की प्रत्येक प्रयास में दी जाने वाली मात्रा से है। पुनर्बलन अनुसूची, रेनफोर्समेंट शेड्यूल। पुनर्बलन अनुसूची जो है वो अनुबंधन के प्रयासों में पुनर्बल देने की व्यवस्था को कहते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में कितने प्रयासों में अथवा किन किन प्रयासों में पुनर्बलन उपलब्ध होगा, यह अनुबंधन के अर्जन तथा उसके स्थायित्व को प्रभावित करता है। पुनर्बलन प्राणी को यदि प्रत्येक वांछित अनुक्रिया घटित होने पर दिया जाता है तो उसे सतत पुनर्बलन कहेंगे। इसके विपरीत जो है आंशिक पुनर्बलन, पार्शियल रेनफोर्समेंट अनुसूची में वांछित अनुक्रियाओं पर कभी कभी पुनर्बलन उपलब्ध करवाया जाता है और कभी कभी नहीं। ये देखा गया है कि आंशिक पुनर्बलन द्वारा सीखी गई अनुक्रिया अधिक स्थायी होती है और उसका विलोप देरी से होता है।
सतत पुनर्बलन में अनुक्रिया का अधिगम और विलोप दोनों ही शीघ्र होता है। विलंबित पुनर्बलन वांछित अनुक्रिया के देरी से पुनर्बलन उपलब्ध करवाने पर अनुबंधन का स्तर जो है वो भिन्न या निम्न हो जाता है। पुनर्बलन यदि अनुक्रिया के तत्काल बाद दिया जाए तो यह सर्वाधिक प्रभावी होता है। जैसे एक बालक द्वारा किसी अच्छे कार्य को करने पर उसकी तत्काल प्रशंसा करना अधिक प्रभावी होगा। मैन जो है वो अधिगम प्रक्रियाएं प्राचीन तथा क्रिया प्रस्तुत दोनों ही प्रकार के अनुबंधनों में अनेक प्रक्रियाएं घटित होती हैं। ऐसी कुछ प्रक्रियाओं में विलोप, स्वतः पुनः प्राप्ति, सामान्यीकरण, विभेदीकरण। ये जो है विलोप में क्या होता है, एक्सटिंक्शन होता है। इसमें सीखी गई अनुक्रिया के लुप्त होने से है, जो वांछित अनुक्रिया के बाद उपलब्ध पुनर्बलन को उस परिस्थिति से हटा लेने के कारण होती है। प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो घंटीलार के मध्य साहचर्य स्थापित होने के बाद यदि अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित न हो तो अनुबंधित जो है वो दुर्लभ होता हुआ लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में यदि एक बार अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन जो है लीवर दबाने की अनुक्रिया पर भोजन मिलना समाप्त कर दिया जाए तो धीरे धीरे अनुक्रिया लीवर दबाना कम होते हुए लुप्त हो जाती है और अन्य शब्दों में प्राणी अनुक्रिया करना जो है वो बंद कर देता है। सीखी हुई अनुक्रिया का पुनर्बलन न होने पर भी वह कुछ समय तक रहती है। हम कह सकते हैं कि अधिगम की जो प्रक्रिया है वो विलोप जो है इसका प्रतिरोध करती है। कोई सीखी हुई अनुक्रिया कितने समय तक विलुप्त नहीं होगी यह कई कारकों से प्रभावित होता है। सीखते समय पुनर्फलित प्रयासों की संख्या अधिक होने पर सीखी गई अनुक्रिया दृढ़ता के अधिकतम स्तर तक पहुंचती है। इस स्तर पर प्रयासों की संख्या का अनुक्रिया की दृढ़ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रयासों के दौरान पुनर्बलनों की संख्या बढ़ने के साथ विलोप का प्रतिरोध भी बढ़ता है। एक अधिकतम स्तर से प्रयास संख्या बढ़ाने के बाद विलोप का प्रतिरोध कम होता है और ये देखा गया है कि जैसे जैसे अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है विलोप का प्रतिरोध घटता जाता है। यदि अर्जन प्रयासों के समय पुनर्बलन विलंब से उपलब्ध किया जाए तो विलोपन देरी से होता है। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची से सीखी गई अनुक्रिया का विलोप के लिए अधिक प्रतिरोध होता है और अर्थात इसका विलोप जो है वो कठिनाई से होता है। स्वतः पुनः प्राप्ति स्पॉन्टेनियस रिकवरी विलोपन के कुछ समय पश्चात अनुबंधित अनुक्रिया पुनः होते हुए पाई गई, इसे स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं। विलोपन के बाद अनुबंधित अनुक्रिया पूरी तरह विलुप्त नहीं होती है और काफ़ी समय बीत जाने के बाद सीखी गई अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक के प्रति पुनः घटित होती है। ऐसी पुनर्प्राप्ति स्वाभाविक होती है और प्राचीन अनुबंधन तथा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन दोनों में पाई जाती है। स्वतः पुनर्प्राप्ति जो है वो इसमें ये घटना होती है। सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने को सामान्यीकरण कहते हैं। इसमें सीखी गई अनुक्रिया एक नए उद्दीपक से प्राप्त होती है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया प्राचीन तथा क्रिया प्रस्तुत दोनों निबंधनों में पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि प्राचीन अनुबंधन में यदि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित करना सीख लिया तो अनुबंधन स्थापित हो जाने पर जब अनुबंधित उद्दीपक से मिलता जुलता अन्य कोई उद्दीपक भी प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी इसके प्रति अनुबंधित अनुक्रिया या लार जो है वो स्रावित करता है। इसी प्रकार यदि एक बालक का डर किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति से है और वह अन्य दाढ़ी वाले व्यक्तियों से भी डर प्रदर्शित करता है तो ये सामान्यीकरण का उदाहरण है। विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन सामान्यीकरण की पूरक प्रक्रिया डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। विभेदन भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। पावलोव के प्रयोग में यदि कुत्ते को किसी एक घंटी की आवाज़ का लार स्रावित होने की अनुक्रिया के साथ अनुबंधन होने के बाद यदि उस विशिष्ट घंटी से मिलती जुलती आवाज़ की घंटी के प्रति लार स्रावित होने की अनुक्रिया नहीं करता है तो वह विभेदन अधिगम का उदाहरण है। हम जो है डेली लाइफ में सामान्यीकरण और विभेदन अधिगम के उदाहरण देखते हैं।
प्रारंभ में बालक अपनी माँ से मिलते जुलते आकृति वाली माँ को भी अपनी माँ ही समझता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो विभेद कर लेता है और अपनी माँ को पहचान के ही अनुक्रिया करता है। विभेदन की अनुक्रिया प्राणी के विभेदन क्षमता या विभेदन के अधिगम पर डिपेंड होती है। प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम में व्यवहार का सीखना दूसरों के उस व्यवहार को करते हुए देखने या प्रेक्षण करने से होता है। बंडूरा और उसके सहयोगियों ने प्रेक्षणात्मक अधिगम पर उन्होंने अपने प्रयोग किए हैं और एक अध्ययन में उन्होंने बालकों को 5 मिनट की अवधि में एक मूवी दिखाई थी और फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उनमें एक खिलौना जो था बड़ा सा गुड्डा था, बॉबी डॉल था। और अब कमरे में एक लड़के जो है उसने प्रवेश कर एक लड़का है वो कमरे में प्रवेश करता है। एक स्थिति जो है में जो है वो बच्चा जो है लड़का खिलौने विशेष से बॉबी डॉल के प्रति आक्रामक व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करता है और उसे लात लगाता है, उस पर चिल्लाता है, उसे फेंकता है। और सेकंड स्थिति में वह लड़का जो है लड़का जो है वो चिल्लाता है और उसे लात लगा दिया। और जब दूसरी स्थिति में वह लड़का गैर आक्रामक तरीके से बॉबी डॉल व अन्य खिलौनों से व्यवहार करता है। फिल्म दिखाने के बाद जब बच्चे को कमरे में अकेला रखा गया तो उसने ये देखा कि जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार का प्रेक्षण किया था उन्होंने आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया, यद्यपि वहाँ पे किसी तरह का पुनर्बलन नहीं था। दूसरा समूह जिसने आक्रामक व्यवहार नहीं देखा उन्होंने आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित नहीं किया। आगे के अध्ययनों में बंडूरा ने एक फिल्म में बालक जो है उसको बॉबी डॉल को पीटते हुए दिखाया और एक प्रायोगिक परिस्थिति में बच्चों के एक समूह ने उस बालक को पुरस्कृत होते हुए देखा। दूसरी प्रायोगिक परिस्थिति में दूसरे समूह को उस बालक को दंडित होते हुए दिखाया और तीसरी प्रायोगिक परिस्थिति में उस बालक को जो है न दंडित किया गया और न ही इनाम दिया गया। इस प्रकार इनको 3 ग्रुप में डाल के और फिर इनको मूवी दिखाई गई। अब इन प्रयोगों में ये देखा कि एक कमरे में खेलने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। वे बच्चे जिन्होंने आक्रामक व्यवहार देखा था वो जो है वो सर्वाधिक आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और जिन्होंने नहीं देखा था दंडित होते हुए देखा वो जो है वो सबसे कम आक्रामक थे। और इन्होंने अपने प्रयोग से क्लियर किया कि बच्चों ने फिल्म का प्रेक्षण कर आक्रामकता सीखी और प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्राणी ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार का आचरण करेगा यह इस पर डिपेंड करता है कि उसने मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा है या दंडित होते हुए देखा है। बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार दूसरों का परीक्षण तथा नकल करके सीखते हैं। छोटे बालक विवाह, घर घर, प्रकृति भोज आदि के खेल खेलते हैं, बड़ों की नकल करते हैं। टेलीविजन, पत्र पत्रिकाओं इत्यादि में अपनी पसंद के और श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर उसी तरह के व्यवहार एवं जीवन शैली, कपड़ा पहनना, बाल संवारना इत्यादि का अनुकरण करते हैं। परोपकार, नम्रता, परिश्रम, आलस्य इत्यादि भी इसी अधिगम विधि द्वारा सीखे जाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका ज्ञान भी हम दूसरों का प्रेक्षण कर अर्जित करते हैं और अनुकरण करते हैं। इसी विधि को मॉडलिंग कहा जाता है। ये मॉडलिंग हो गई फिर है ना, सॉरी फॉर दैट। अरे ये हमने देख लिया, लोपी देख लिया, डिस्क्रिमिनेशन, बंडूरा का प्रयोग देख लिया।
बंडूरा जो है उन्होंने अपने अध्ययन द्वारा प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व बताए। उन्होंने कहा, एक अवधान होता है, अटेंशन होता है। प्रेक्षण विधि से सीखने के लिए सीखने वालों का मॉडल पर ध्यान देना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए टेलीविज़न या समाचार पत्र में देखकर हम उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार का अनुकरण कर सीखते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है या जिन पर जो हमें आकर्षक लगते हैं। स्मृति या मेमोरी, सीखने वालों को मॉडल ने क्या किया, सीखने वाले जो है उसका स्मरण रहना आवश्यक है। किसी पकवान को देखकर बनाना सीखने के लिए उसके चरण जो है उनका स्मरण होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो है अनुकरण, इमिटेशन, अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि उसमें मॉडल की अनुक्रियाओं को अनुकरण करने की योग्यता हो। एक 2 वर्ष का बालक है किसी को जूते के फीते बांधते हुए देखकर फीता बांधना सीख सकता है जब उसके अनुकरण के लिए आवश्यक क्षमता उसके हाथों में हो। तो अभिप्रेरणा, अधिगमकर्ता में क्रिया प्रस्तुत करने की पर्याप्त इच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। नृत्य को देखकर वही नृत्य सीख पाता है जिसमें उसे सीखने की अभिप्रेरणा हो अथवा जिसे उस व्यवहार को अभिप्रेरित किया गया हो। अभ्यास द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय जाने वाले 7-8 बच्चों को एकत्रित कर उनके सामने कागज़ की नाव या कोई चित्र या फिर कुछ अन्य जो बालकों को रुचिकर हो के बनाने की क्रिया का प्रदर्शन जो है वो हम दोहराते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनका अटेंशन अच्छा होता है और जो है वो इमिटेशन करना जानते हैं वो बना लेंगे, और जिनमें मोटिवेशन ये फैक्टर नहीं होंगे वो नहीं बना पाएंगे। तो संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग क्या है? प्राचीन तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अधिगम में केवल बाह्य व्यवहार, स्टिमुलस रेस्पॉन्स ये जो है पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार के समय होने वाली मानसिक प्रक्रियाओं जिससे ज्ञान में परिवर्तन आता है इसको महत्वपूर्ण माना है और अधिगम प्रक्रिया को संज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया है। एक टर्म आता है कॉग्निशन और इमोशन। ये दोनों जो हैं वो दोनों में जो ये 2 टर्म होती हैं, एक होता है इमोशन, एक होता है कॉग्निशन। ये दोनों टर्म जो हैं वो बाई डायरेक्शनल हैं। इसमें जो है वो ये बताते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में संज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया है। अंतर्दृष्टि अधिगम तथा अव्यक्त अधिगम संज्ञानात्मक उपागम को स्पष्ट करते हैं। ये जो है अंतर्दृष्टि अधिगम, इसको इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। कोहलर जो है वो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने चिंपांजी पर अपने प्रयोग के आधार पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने अपने समस्या समाधान के प्रयोग में चिंपांजी के पिंजरे के बाहर केले रखे जिससे केवल हाथों से नहीं लिए जा सकते थे। चिंपांजी ने उन केलों को पहले हाथों से लेने का असफल प्रयास किया, तत्पश्चात पिंजरे में रखे डंडे की सहायता से उन केलों को प्राप्त किया। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनमें केलों को अधिक दूरी पर रखा गया। केले केवल एक डंडे की सहायता से न मिल पाए। पिंजरे में 2 डंडे रखे गए जो एक दूसरे से जुड़ सकते थे। चिंपांजी ने पहले केवल एक, फिर दूसरे डंडे से केवल केला जो है उसको प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। काफ़ी सारे प्रयास करने के बाद जो है चिंपांजी को अचानक ही सूझ विकसित हुई और उसने दोनों डंडों को ध्यान से देखा और एक दूसरे में फिट किया और केले प्राप्त किए। कोहलर जो है उन्होंने इसे अंतर्दृष्टि कहा। जो समस्या के विभिन्न भागों के बीच संबंधों के प्रत्यक्षीकरण से अचानक आती है। अंतर्दृष्टि अधिगम में एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। इससे ये स्पष्ट है कि अधिगम केवल उद्दीपकों व अनुक्रियाओं के बीच अनुबंधित साहचर्य ही नहीं है वरन साधन साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है जिसका सामान्यीकरण अन्य परिस्थितियों में भी हो सकता है।
अव्यक्त अधिगम लेटेंट लर्निंग। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है जब तक कि उसे पुनर्बलित नहीं किया जा सके। टोलमेन ने अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में काफ़ी सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और टोलमेन ने चूहे के 2 समूह को भूल भुलैया में छोड़ा। एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन दिया, दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं दिया। पहले समूह ने आरंभ से अंत तक रास्ता जो है वो जल्द ही खोज लिया किंतु दूसरे समूह ने अधिगम का संकेत प्रदर्शित नहीं किया। बाद में जब दूसरे समूह के चूहों को पुरस्कृत किया गया तो वे भी भूल भुलैया के आरंभ से अंत तक उतनी ही क्षमता से दौड़ने लगे जितनी क्षमता से प्रथम समूह के जो थे वो दौड़ते थे। टोलमेन ने ये बताया कि दूसरे समूह जिन्हें पुनर्बलित नहीं किया गया उन्होंने भी भूल भुलैया के मानचित्र को समझ लिया और उसका संज्ञानात्मक मानचित्र जो है वो विकसित किया। उन्होंने अव्यक्त अधिगम का केवल तब ही प्रदर्शन किया जब उन्हें पुनर्बलन दिया गया। वाचिक अधिगम वर्बल लर्निंग। वाचिक अधिगम जो है वो मनुष्य तक ही सीमित है। शाब्दिक अधिगम से तात्पर्य चिन्ह, प्रतीकों, संख्याओं, संपत्तियों, अक्षरों, अक्षरों के समूह, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने तथा उनके आशयों को समझने से है। इसमें व्यक्ति शाब्दिक एकांशों को संबंधित करता है तथा उन क्रमों को सीखता है जिसमें शाब्दिक एकांशों को उपस्थित किया जाता है, एकांशों के मध्य अंतर करता है और एकांशों को दिखाए गए क्रम से भिन्न स्वतंत्र क्रम में प्रत्याहान करता है। मनुष्य अपना ज्ञान साधारणतः शब्दों के माध्यम से ही अर्जित करते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द से साहचर्य बन जाता है। वाचिक अधिगम की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक कई तरह की जो सामग्री हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे निरर्थक शब्द, कचट, नरप, सार्थक शब्द, कमल, निगम, वाक्य तथा अनुच्छेद। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया जो है उसको अनेक फैक्टर प्रभावित करते हैं। कुछ कारक सीखी जाने वाली सामग्री से संबंधित हैं तो कुछ अधिगमकर्ता से तो कुछ वातावरण से संबंधित हैं। सीखी जाने वाली सामग्री की विशेषताएं क्या हैं? सीखी जाने वाली सामग्री की लंबाई, अर्थपूर्णता, परिचितता, सामग्री के मध्यम, साहचर्य, आकर्षणता, स्पष्टता इत्यादि अधिगम को प्रभावित करते हैं। अर्थपूर्ण परिचित सामग्री का अधिगम शीघ्र होता है। सामग्री के मध्य संबंध भी अधिगम को सुगम बनाता है। एक कहानी का एक भूगोल के पाठ की तुलना में जल्दी अधिगम होता है क्योंकि कहानी में घटनाओं के मध्य संबंध होता है। यदि पाठ्य सामग्री के मध्य भी संबंध बनाकर अधिगम किया जाए तो वो जो है वो सरलता से सीख पाएगा। पुनः स्मरण विधि में सीखने में वाचिक अधिगम संगठित हो जाता है। संगठनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य है कि प्रतिभागी शब्दों का पुनः स्मरण नए क्रम में करता है, न कि उस क्रम में जिसमें वे प्रस्तुत किए गए हैं। यह संगठन दी गई सामग्री पर तथा व्यक्ति स्वयं पर भी निर्भर कर सकता है। बोसफील्ड ने 4 श्रेणियां पशु, नाम, पैसा, सब्जी के कुल 60 शब्दों की एक सूची यादृच्छिक क्रम में प्रस्तुत की। पुनः स्मरण में प्रतिभागियों ने शब्दों को वर्ग के अनुसार उन्होंने संगठित किया, यद्यपि वे उस क्रम में नहीं दिए गए थे और इसे कैटेगरी क्लस्टरिंग कहा गया, वर्ग गुच्छन कहा गया। व्यक्तिनिष्ठ संगठन में प्रतिभागी शब्दों या एकांशों का अपने अपने तरीके से संगठित कर उनका पुनः स्मरण करते हैं। संगठनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा जो है वो अधिगम जो है वो सरल होता है। उनके जो क्रियाकलाप विद्यार्थियों को 5 विषय, 5 फ्लो, 5 जानवरों, 5 फर्नीचरों के नाम की सूची यादृच्छिक क्रम में दी। शब्दों को प्रस्तुत करने के बाद विद्यार्थियों को उन्हें बिना क्रम का ध्यान रखे उन्हें लिखने के लिए दिया गया। अब विद्यार्थियों को विश्लेषण करने के लिए कहा तो उन्होंने इस प्रकार से उनका विश्लेषण किया। तो उन्होंने किस प्रकार से उसको याद किया, किस प्रकार से पुनः स्मरण में शब्दों का संगठन किया, ये जो है इसमें किस प्रकार पाठ्यक्रम विषयों को याद रखने के लिए इस परिघटना का उपयोग कर सकते हैं। वातावरण जो है अधिगम जो है वो वातावरण द्वारा भी प्रभावित होता है। शांत एवं स्वच्छ वातावरण, उचित रोशनी, तापमान व वातायन में अधिगम सुगम होता है। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक फैक्टर रिलेटेड टू द लर्नर
इससे संबंधित कारक जो है, पहला कारक जो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य प्राणी की ऐसी मानसिक तथा शारीरिक दशा से है जो प्राणी को उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्वेलित करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिए प्रबलता से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अधिगम के लिए प्राणी का अभिप्रेरित होना आवश्यक है। यदि बालक मिठाई खाना चाहता है तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह रसोई में रखे विभिन्न जारों को टटोलता है और मिठाई का जार खोज लेता है। इसी प्रकार कक्षा में भी वही बालक अधिक परिश्रम करते हैं जिनमें विभिन्न विषयों को सीखने की अभिप्रेरणा होती है। सीखने के लिए अभिप्रेरणा आंतरिक अथवा बाह्य हो सकती है। कक्षा में विद्यार्थी मेहनत करके पढ़ता है क्योंकि अच्छे अंकों की प्राप्ति पर उसे नई साइकिल या जो है वो प्रशंसा मिलेगी, यह बाह्य अभिप्रेरणा होगी। इसके विपरीत यदि बच्चा है वो इसलिए पढ़ता है क्योंकि इससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है, तो यह जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल होगा। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के लिए दिए जाने वाले पुनर्बलन की अनुसूची भी सीखने को प्रभावित करती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी सीखना भी जल्दी है और सीखी गई अनुक्रिया का विलोप भी शीघ्र होता है। आंशिक पुनर्बलन जो है अनुसूची द्वारा सिखाई गई अनुक्रिया का विलोप भी कठिनाई से होता है। संवेदी क्षमता। विभिन्न प्रजातियों के प्राणियों की संवेदी क्षमताओं तथा अनुक्रिया करने की योग्यता भिन्नता होती है। अन्य शब्दों में प्राणियों में अधिगम क्षमता उनके जैविक क्षमता के कारण परिसीमित हो जाती है। अधिगम विभिन्न संवेदी अंगों की क्षमताओं और प्रत्यक्षीकरण की योग्यताओं पर निर्भर करता है। संवेदी अंग वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की जानकारी के लिए आवश्यक है। आयु तथा परिपक्वता। एज तथा मैच्योरेशन अधिगम आयु तथा परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। विभिन्न कार्यों को सीखने के लिए पर्याप्त परिपक्वता का होना अत्यंत आवश्यक है। थकान तथा ऊब। फैटिग्यू तथा बोरिडम। थकान तथा ऊब एक रस्ता मेनाटोमी तथा नीरसता अधिगम को कम करती हैं। थकान मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता से संबंधित है जो सीखने की क्षमता तथा सामर्थ्य को कम करती है। ऊब कार्य में विरक्तता या इच्छा की कमी को इंगित करती है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि थकान होने पर हम किसी भी पाठ को अच्छी तरह नहीं सीख सकते। शारीरिक तथा मानसिक ताजगी जैसे नींद पूरी होने के पश्चात की अवस्था में अधिगम जो है वो सुगम होता है। संवेगात्मक स्थिति इमोशनल कंडीशनिंग। इसमें क्या है, खुशी, प्रसन्नता तथा संतुष्टि की अवस्थाओं में सीखना जो है वो सुगम होता है, जबकि नकारात्मक संवेग जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अवसाद इत्यादि जो हैं वो अधिगम जो है उसमें बाधा पैदा करते हैं। पूर्व अधिगम प्रीवियस लर्निंग। नए अधिगम पर पूर्व अधिगम का भी प्रभाव पड़ता है। इसे अधिगम अंतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रेनिंग कहते हैं। पूर्व अधिगम यदि नए अधिगम में सहायक होता है तो धनात्मक अंतरण कहलाता है, यदि बाधक है तो ऋणात्मक अंतरण कहलाता है, और यदि नए अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है तो शून्य अंतरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए संस्कृत सीखने के बाद हिंदी सीखना सरल होता है तो ये जो है वो धनात्मक अंतरण होगा। अंग्रेजी का पाठ सीखने का गणित सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये जो है वो शून्य अंतरण होगा। साइकिल में ब्रेक का उपयोग हाथों से करने के बाद दो पहिया वाहन में पाँवों से ब्रेक का उपयोग सीखना यदि बाधक है तो वो ऋणात्मक अंतरण का एग्जाम्पल होगा। इन फैक्टर्स के अलावा अधिगमकर्ता की रुचि, वृद्धि, अभियोग्यता, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम सिद्धांतों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग थ्योरीज। अधिगम सिद्धांतों का उपयोग जो है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वांछित व्यवहारों के अर्जन व बढ़ाने तथा अवांछित व्यवहार को कम करने तथा समाप्त करने के लिए किया जाता है। प्राचीन तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, वाचिक अधिगम, प्रेक्षण अधिगम आदि के आधार पर विकसित तकनीक और विधियों का उपयोग जीवन को समृद्ध तथा आनंददायक बनाने तथा समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। बच्चों के पालन पोषण में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग हो सकता है। प्राचीन अनुबंधन जो है उसका उपयोग कर बच्चों को
खतरे तथा सुरक्षा के संकेतों को सिखाया जाता है। पुरस्कार के उपयोग से तथा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के उपयोग से बालकों को उचित व्यवहार जैसे पढ़ना, जीवन में अनुशासन, समय प्रबंधन को अपनाना इत्यादि पढ़ाया जा सकता है। अवांछित व्यवहार जैसे जिद करना, अंगूठा चूसना, मिट्टी खाना इत्यादि को खत्म किया जा सकता है। मॉडल के रूप में माता पिता सामाजिक व्यवहारों को सीखने, मूल्यों के विकास में जो है वो सहयोगी हो सकते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए, नई सूचनाओं के अर्जन के लिए, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए जो है उत्साही बनाने में अधिगम सिद्धांतों का यूज किया जाता है। अध्यापक द्वारा सही गृह कार्य या उत्तर देने पर प्रशंसा करना, टॉफी देना इत्यादि भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है उसका सिद्धांत का उपयोग है। संगठन में कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, अनुपस्थिति को कम करने, कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने, आवश्यक कौशल विकसित करने, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने इत्यादि के लिए अधिगम सिद्धांत जो है उनका उपयोग किया जाता है। अधिगम अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनअनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित अनुक्रिया, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ, प्रेक्षणात्मक अधिगम, पुनर्बलन, अनुसूची, धनात्मक ऋणात्मक पुनर्बलन, दंडवाचिक अधिगम, ये जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अधिगम अनुभव तथा अभ्यास के कारण व्यवहार में या व्यवहार की क्षमता में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सीखना अनुमान पर आधारित प्रक्रिया है और यह निष्पादन से भिन्न होता है। निष्पादन व्यक्ति का प्रेक्षित व्यवहार या अनुक्रिया है। निष्पादन वो होता है जो बाह्य कारकों के द्वारा होता है या फिर बाह्य व्यवहार करता है। वो जैसे किसी टीचर ने बच्चे को एक कहानी याद करने के लिए दी, तो बच्चा जो है जब वो कहानी टीचर को वापस सुना देता है तो हम उसको कहेंगे कि ये परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, उसको निष्पादन कहेंगे। तो ये जो है एक्सटर्नल से रिलेट करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असक्तता। विद्यालय में कुछ बालक पढ़ाई में कठिनाई अनुभव करते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। गरीबी हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकते हैं, विश्वास हो सकता है, बौद्धिक असक्तता हो सकती है, संवेदी अक्षमता हो सकती है। इनमें से एक कारक जो है वो अधिगम असक्तता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, गणित के प्रश्न इत्यादि को हल करने में कठिनाई होती है। अधिगम असक्तता उन बच्चों में भी पाई जाती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले, सामान्य संवेदी प्रेरक तंत्र वाले होते हैं। अधिगम असक्तता वाले बच्चों में हमें जो है ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे अक्षरों, शब्दों, वाक्यों को लिखने, लिखी हुई सामग्री को पढ़ना या फिर बोलने में उनको कठिनाई हो रही है। किसी एक विषय पर जो है वो देर समय तक ध्यान केंद्रित करने में उनको कठिनाई महसूस हो रही है। स्थान व समय के बोध में उनको कठिनाई हो रही है। पैसीय समन्वय तथा हस्त निपुणता, शारीरिक संतुलन में उनको कमी महसूस हो रही है। मौखिक निर्देशों को समझने तथा अनुसरण करने में कठिनाई हो रही है। सामाजिक संबंधों के मूल्यांकन में उनको कठिनाई हो रही है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श तथा गति से जुड़े संकेतों के प्रत्यक्षीकरण में उनको कठिनाई हो रही है। पठन वैकल्य, डिस्लेक्सिया के लक्षण हैं, जैसे प को फ पढ़ रहा है वह और ब में अंतर करना कठिन होता है। समय पर उपचारी अध्यापन विधि द्वारा इन बालकों की कठिनाई जो है उसको कम किया जा सकता है। अन्यथा ये जो समस्या है वो जीवन पर्यंत बनी रह सकती है और व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की क्रियाओं, सामाजिक तथा पेशेवर जो जीवन है उसको ये जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। प्राचीन अनुबंधन सर्वप्रथम जो था वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसके बारे में सबसे पहले इवान पावलोव ने बताया था। पावलोव जो थे वो स्विट्ज़रलैंड के साइकियाट्रिस्ट थे। इसमें प्राणी दो उद्दीपक तटस्थ तथा स्वाभाविक के मध्य साहचर्य को सीखता है। जब तटस्थ अनुबंधित तथा स्वाभाविक अनअनुबंधित उद्दीपक को युग्मित कर प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी अनुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होते ही अनअनुबंधित उद्दीपक के आने की प्रत्याशा में
अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है उसको सबसे पहले जो था वो B.F. स्किनर ने बताया था। इसको नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है। और पुनर्बलन कोई भी वस्तु या घटना है और जो पूर्वगामी अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाता है। और स्किनर जो था उसमें चूहे और कबूतर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इस प्रकार अनुक्रिया परिणाम आधारित होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन के प्रकार, अनुसूची पुनर्बलित प्रयासों की संख्या और पुनर्बलन में विलंबन से प्रभावित होती है। प्रेक्षणात्मक अधिगम में मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण कर ज्ञान अर्जित करते हैं। निष्पादन इस पर डिपेंड करता है कि मॉडल के व्यवहार को पुरस्कृत किया गया है या दंड दिया गया है। वाचिक या शाब्दिक अधिगम चिन्हों, प्रतीकों, संख्याओं या अक्षरों, शब्दों या वाक्यों से संबंधित है। वाचिक अधिगम को वातावरण, सामग्री की अर्थपूर्णता, परिचितता, व्यक्तिनिष्ठ संगठन, श्रेणी, गुच्छन तथा अधिगमकर्ता से संबंधित कारक प्रभावित करते हैं। अधिगमकर्ता से संबंधित कारकों में अभिप्रेरणा, आयु, परिपक्वता, संवेदी अंग, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, रुचि, बुद्धि, योग्यता, अभिवृत्ति, पूर्व अधिगम, थकान, ऊब, संवेगात्मक स्थिति इत्यादि भी सम्मिलित हैं। अधिगम सिद्धांतों का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, संगठन, चिकित्सा, बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा इत्यादि में वांछित व्यवहार के अर्जन बढ़ाने तथा अवांछित व्यवहार को कम तथा समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, बता रखा है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है। तो ये जो था वो प्राचीन अनुबंधन था और इसमें जो थे वो साथ साथ होते हैं तो सहगामी कहा था, उसमें बैकवर्ड होते हैं तो अनुबंधित पहले हो जाता है। और उसमें ट्रेस वाला था, ट्रेस वाले में जो है वो बाद में दिया जाता है समय। इनमें कहा जाता है कि समय जितना कम होगा अनुबंधन की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। और ये जो बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति जो है अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है कि बालक जो भी कोई बच्चा मिला आपको क्या करना है, तो ये प्रेक्षणात्मक अधिगम से संबंधित है। अधिगम के बारे में, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, निष्पादन से भिन्न होता है और अधिगम में व्यवहार में तुलनात्मक रूप से जो है इसको शामिल किया जाता है। तो अधिगम जो है उसमें उस अधिगम पे परिपक्वता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्दी और परिपक्वता के कारण अधिगम नहीं होता है, या फिर आपको थकान या ऊब होगी तो भी अधिगम नहीं होगा। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से और सही उत्तर लिखने पर अध्यापक उसकी प्रशंसा करता है। इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। तो ये जो है ये किस में आता है, तो सही उत्तर दिया तो आप उसको प्रशंसा करेंगे। तो ये जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है और इसको सुझाया जो था वो B.F. स्किनर ने सुझाया था और चूहे और कबूतर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है, संज्ञान से संबंधित है। इसमें अव्यक्त जो लेटेंट अधिक लर्निंग है वो इससे रिलेटेड है।